हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे एक न्यू पोस्ट जारी की गई है। उसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं और ये जिस पोस्ट की आज हम बात कर रहे हैं वो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट की। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। डिटेल नोटिफिकेशन आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, जहां आपको डिटेल में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहने वाली है 650 जो पद है, उतनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है आरबीआई की तरफ से पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि 650 पदों पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसके अलावा आपके यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए क्या रखी गई है आरबीआई की तरफ से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से आपके लिए पोस्ट जारी की गई है। पोस्ट का नेम है आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, पैनल ईयर 2025 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे पदों की हम बात करें 650 पोस्ट आपकी यहाँ पे आई हुई है असिस्टेंट के लिए। ये बात हम कर चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रहने वाली है www.rbi.org.in। इसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए। तो बाकी चीजों को आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कैंडिडेट श्योर हो जाए कि उनके पास एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है आप उस पर फिट बैठते हो, आपके पास इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो होनी चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब नीचे जो क्राइटेरिया दिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है, वो जो हम है डिटेल में उसको देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या रहने वाला है। पहले बात कर लेते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन की। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। पेपर जो है आपका, जो फॉर्म है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका, वो ऑनलाइन यहाँ पे भरा जाएगा। वेबसाइट की हमने बात कर ली www.rbi.org.in पे ये रहने वाला है आपका। और इसका जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है वो पैरा नंबर 7 पे आपका पैरा नंबर 9 पे यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। उससे पहले कुछ और चीजें हैं वो जान लेते हैं। तो फॉर्म फिलिंग की जो आपकी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, वो है आपकी 16 फरवरी। तो 16 फरवरी से आपके आरबीआई पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल होने आपके स्टार्ट हो गए हैं। एंड लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 8 मार्च। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 16 फरवरी से 8 मार्च इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा टाइम रहते हुए। पेमेंट जो रहेगी वो भी ऑनलाइन लगेगी। सेम डेट रहने वाली है 16 फरवरी एंड 8 मार्च तक ही आप इसके लिए पेमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। करेक्शन विंडो की हम बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, लेकिन वो कब होगी ये यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा गया है। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी वो एग्जाम फॉर्म की फिलिंग के बाद ही आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन होने वाली है। तो वो वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिस आ जाएगा आपके, आप टेंशन मत लें। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से श्योर किया गया है कि अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप टेंशन ना लें, आपके लिए करेक्शन विंडो वापस से ओपन की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी ये क्लियर नहीं है। 8 मार्च के बाद ही ये क्लियर आपकी ओपन की जाएगी, जो है वो 8 मार्च के बाद ही आपकी ओपन की जाएगी, उससे पहले नहीं ओपन की जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, फॉर्म में आप बारीकी से फॉर्म भरें, अच्छे से भरें, कोई गलती ना हो, और गलती हो जाती है तो उसके लिए विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। डेट की हम बात कर लेते हैं। प्री की जो डेट आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 11 अप्रैल को। तो आपका जो असिस्टेंट के लिए जो प्री होने वाला है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो प्री एग्जाम आपका होने वाला है वो होने वाला है 11 अप्रैल को। एंड जो मेन एग्जाम की डेट है वो आपकी 7 जून यहाँ पे रखी गई है, टेंटेटिव रखी गई है, यानी ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मान के चलिए यही डेट भी कंफर्म कर सकता है आरबीआई। इसलिए मान के चलिए कि आपका जो प्री है वो आपका हो जाएगा 11 अप्रैल को, एंड जो मेंस है आपका, जो मेंस एग्जाम है वो आपका हो जाएगा 7 जून को। तो ये आपकी डेट भी रहने वाली है। ठीक है, द बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। उनके पास राइट है कि वो डेट अपनी चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे टेंटेटिव दिया हुआ है, ताकि क्या पता अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ शेड्यूल नहीं बैठा या कुछ दिक्कत हुई तो आरबीआई डेट अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। लेकिन मान के चलिए
प्री आपका 11 को रखा गया है एंड जो मेंस आपका वो 7 जून को रखा गया है। तो ये तो थी बात एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रहे हैं, करेक्शन विंडो, एग्जाम डेट की बात हमने कर ली, पोस्ट ऑफ वैकेंसीज की बात हमने कर ली, ये शॉर्ट चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब बाकी जो लॉन्ग चीजों से डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी जो मेन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेल्प फैसिलिटी आपकी दी हुई है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड नोटिस जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, 650 पद जो आपके यहाँ पे निकाले गए हैं, यहाँ पे अब वो कौन कौन से ऑफिस के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कैटेगरी वाइज आपकी रहती है। आपके जनरल के लिए अलग रहती है, एससी के लिए अलग रहती है, एसटी के लिए अलग रहती है और जो आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग रहती है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग रहेगी। यहाँ पे वैकेंसी आपकी देखने को मिल सकती है एंड साथ ही साथ आपका जो डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग आपको देखने को मिलेगी। तो ये टोटल देख लेते हैं यहाँ पे और कितने ऑफिस में आपकी कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए जैसे अहमदाबाद के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 20 पद निकाले हुए हैं, बेंगलुरु के लिए निकाले हुए हैं 24, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, ये आपके इतने ऑफिस रहने वाले हैं। यहाँ पे टोटल सबसे ज्यादा जैसे आप देख सकते हैं मुंबई में आपकी टोटल वैकेंसी 249 वैकेंसी तो मुंबई में ही आई। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है वो मुंबई में देखने को मिल रही है 249। वो भी आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है, जनरल की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है, डिसेबिलिटी के जो है वो कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे दी हुई है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दी हुई है। ये मेन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए यहाँ पे दी हुई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। देखिए हर ऑफिस के लिए आपके अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या आपको जहाँ भी अप्लाई करना है, जहाँ भी आपको सही लग रहा है, जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे इतने सारे ऑफिस आपके दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑफिस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने बात कर ली थी, टोटल नंबर ऑफ वो आपकी 650 रहने वाली है जो अलग अलग आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है ऑफिस वाइज। तो ये था आपका डिटेल नोटिस जो आपका वैकेंसी आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई हुई थी। अब बात कर लेते हैं बाकी चीजों में और यहाँ पे एक चीज भी कही गई है, जो आपका बैंक है वो आपका जो वैकेंसीज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब वैकेंसी घट भी सकती है और वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ये यहाँ पे साफ साफ किया गया है और ये आपके जितना वैकेंसी जितने फॉर्म फिल होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी घटेंगी बढ़ेंगी, उनके अपने रीजन रह सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी को कम या ज्यादा करने के। तो कम ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपके जितने भी आपके ये ऑफिस है, सिर्फ इन्हीं ऑफिस के लिए वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है। ये भी ध्यान में रखें, हर किसी ऑफिस के लिए नहीं है। यहाँ पे इतने ही ऑफिस आपके दिए हुए हैं, इन्हीं ऑफिस के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। यही आपकी रहने वाला है। तो ये आपका इतना ही अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ही रिलीज हुई है, इसमें घट बढ़ सकती है, बढ़ जाए तो अच्छा है, बेहतर है। अब यहाँ पे एक चीज और दी गई है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऊपर पूरी लिस्ट आई हुई है आपकी वैकेंसीज की, जैसे आपके यहाँ पे आया हुआ है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल सबके लिए आई है। तो यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, भोपाल के अंदर ही रायपुर के लिए 5 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड की गई है। भोपाल इंक्लूड्स 5 वैकेंसीज फॉर रायपुर। तो रायपुर के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पे अलग से नहीं दी गई है, वो भोपाल के अंदर ही इंक्लूड की गई है। तो रायपुर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज आई हुई है, जो नंबर आपका ऐड कर दिया गया है भोपाल के अंदर ही। वैसे ही यहाँ पे गुवाहाटी में आपका 2 वैकेंसी आपकी अगरतला के लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है, अलग से नेम नहीं दिया गया। जैसे पूरी लिस्ट में आपको रायपुर का नेम कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको अगरतला का नेम कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि रायपुर की जो वैकेंसी है वो भोपाल के अंदर ही ऐड ऑन करके आपको यहाँ पे दी गई है। अगरतला के लिए जो वैकेंसी आई है वो गुवाहाटी के अंदर ही ऐड ऑन कर रखी है। आइजोल के लिए आपकी 1 वैकेंसी है, इम्फाल के लिए 2 वैकेंसी और 3 वैकेंसी शिलोंग के लिए है। ये आपकी गुवाहाटी के अंदर ही इंक्लूड है। तो गुवाहाटी के अंदर आपकी अगरतला के लिए 2, 1 आपकी आइजोल के लिए, 2 इम्फाल के लिए और 3 शिलोंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी ऐड की हुई है। कानपुर एंड लखनऊ में इंक्लूडेड है आपकी 29 वैकेंसीज फॉर कानपुर, ठीक है। जो आपका कानपुर एंड लखनऊ के लिए जो दी हुई है यहाँ पे वैकेंसी आपकी, जिसे दिया हुआ है आपका कोलकाता, कानपुर एंड लखनऊ जो दिया हुआ है उसमें से जो 29 वैकेंसीज है वो कानपुर के लिए है एंड 21 वैकेंसीज आपकी लखनऊ के लिए। ये भी आप ध्यान में रखें। इसमें जो 29 कानपुर और लखनऊ यहाँ पे ऐड करके दी हुई है वैकेंसी, इसमें 29 वैकेंसीज ओनली फॉर कानपुर
एंड 21 वैकेंसीज इज ओनली फॉर लखनऊ। तो ये ध्यान में रखें, जो 50 वैकेंसी है उसमें से आपकी 29 वैकेंसी कानपुर के लिए और जो आपकी 21 वैकेंसी रहने वाली है वो लखनऊ के लिए यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करते हैं कोलकाता। कोलकाता में आपकी एक वैकेंसी इंक्लूड की गई है गंगटोक के लिए। तो कोलकाता आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोलकाता के अंदर जो आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है वो गंगटोक की ही रहने वाली है, ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। मुंबई में इंक्लूड की गई है 23 वैकेंसीज फॉर बेलापुर। तो जो मुंबई में आपकी 249 वैकेंसीज आई हुई है, इसमें से जो 23 वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो आपकी बेलापुर के लिए यहाँ पे रहने वाली है और 2 आपकी पणजी के लिए रहने वाली है, पनाजी, ठीक है, पणजी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। एंड पटना इंक्लूड्स 1 वैकेंसी फॉर रांची। तो पटना के अंदर जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपकी रांची के लिए इंक्लूड की गई है। तो जो ये कुछ वैकेंसीज है, कुछ नंबर ऑफ ऑफिसेज है, उनका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो उसी से मिलते जुलते ऑफिस के अंदर ही आते हैं। जैसे रायपुर की जो वैकेंसी है वो भोपाल के अंदर इंक्लूडेड है, गुवाहाटी के अंदर आपके अगरतला के लिए, इम्फाल के लिए, शिलोंग के लिए ये वैकेंसीज इंक्लूड की गई है। तो ये भी आप कंफ्यूज ना, जब आप ऊपर लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आपको रायपुर के लिए अप्लाई करना है या आपको मान लीजिए इम्फाल के लिए अप्लाई करना है या आपको कानपुर लखनऊ में समझ में नहीं आ रहा कि कानपुर के लिए कितनी आई है, क्योंकि आपको जो ऑफिस है सिर्फ कानपुर में ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है या आपको सिर्फ लखनऊ के लिए ही अप्लाई करना है, लेकिन ऊपर मिक्स आई हुई है वैकेंसी। तो नीचे आपको डिटेल में बताया गया है कि किसके अंदर कौन सी वैकेंसी आपकी और किस ऑफिस की वैकेंसी आपकी इंक्लूड करके यहाँ पे दी हुई है। SC ST के लिए आपकी पूरी फुल फॉर्म दी हुई है, जो ऊपर लिखा हुआ है कि SC के लिए क्या रहेगा, ST के लिए क्या रहेगा करके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम बात करते हैं एज के। एज क्राइटेरिया, तो मिनिमम आपकी एज यहाँ पे रखी गई है 20 साल एंड मैक्सिमम आपके 28 साल, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी रहने वाली है 20 साल एंड मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है 28 साल। तो 20 से 28 में जो भी एज क्राइटेरिया में जो भी लोग आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच आती है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। जैसे SC के लिए यहाँ पे, SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का दिया गया है, ठीक है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 साल का दिया गया है, जिसमें जनरल और EWS वालों के लिए 10 साल का है। OBC कैंडिडेट्स जो डिसेबिलिटी वाले हैं लेकिन वो OBC के अंदर आते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 13, एंड जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो SC ST के अंदर आते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसीज, 15 वैकेंसी नहीं, 15 साल की आपको यहाँ पे छूट दी जा रही है या रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे आपका मांगा दिया गया है 3 साल का आपको, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन है तो उनकी जो एज होती है वो वैसे ही पहले से आपकी बड़ी रहती है। विडोज हैं जो आपकी, डाइवोर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशियली सेपरेट हु आर नॉट रीमैरिड, जो आपकी वापस से मैरिड में शादी नहीं करना चाहती, उन सभी के लिए भी यहाँ पे अप टू 35 ईयर्स रहेंगे। तो यहाँ पे 40 ईयर्स फॉर SC ST, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखो। उसके अलावा आपका कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको यहाँ पे 3 साल के लिए आपको टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे आपके लिए एज बढ़ाई गई, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। यहाँ पे मैक्सिमम कितना, 3 साल के लिए आपको बढ़ाई जाएगी, वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एज बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपके यहाँ नॉर्मल एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम आपका 28 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, ठीक है, बैचलर आपका मांगा है इन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और पास क्लास और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये आपका मांगा गया है पास, और बाकी आपका मिनिमम 50% यहाँ पे मार्क्स मांगे गए हैं इन बैचलर डिग्री। तो आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी पे आते हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से रखा गया है कि वो आर्म फोर्सेस वगैरह में जहाँ पे है तो उन्होंने करीब 15 साल तो यहाँ पे होना चाहिए, उनका डिफेंस सर्विस कितनी होनी चाहिए, 15 साल होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज के लिए आप यहाँ पे आपको वहाँ की लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। जो भी जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और वहाँ की स्टेट लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, उस ऑफिस के लिए।
जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे नोट दिया गया है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पे चीजें दी गई है डिटेल में। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, तो आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, पूरा पैटर्न समझ लेते हैं एग्जाम का यहाँ पे। तो आपका प्री रहेगा, मेन रहेगा, फिर आपका एलपीटी रहने वाला है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो पहले आपका प्री एग्जाम रहेगा, फिर आपका मेन एग्जाम रहेगा, देन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, एलपीटी। तो पहले बात कर लेते हैं प्री की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्री के लिए यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 30 रहने वाले हैं, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी यहाँ पे 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 35 के आपके मार्क्स भी रहने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 35 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उसके साथ ही मार्क्स भी आपके रहेंगे, 35 मार्क्स भी यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। लेकिन टाइम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए भी यहाँ पे 20 मिनट मिलने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट, यानी आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा प्री का, और ये रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव, एंड 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। प्री के लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, और जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका 1 घंटे का यहाँ पे टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। अब मेन की बात करते हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस रखा गया है, ठीक है, प्री भी आपका मल्टीपल चॉइस रखा गया है, प्री भी आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रखा गया है, और मेन भी आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ही रखा गया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपका पहला रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा, टाइम रहेगा आपके लिए यहाँ पे आधा घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, आधा घंटा टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड आधा घंटा आपको टाइम। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 40 मार्क्स का रहने वाला है, और 25 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, एंड आपको 20 मिनट्स यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 200 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स जो रहने वाले हैं आपके वो भी 200। तो यहाँ पे जो आपका मेंस रहेगा वो 200 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। टाइम आपको दिया जाएगा 135 मिनट्स यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी एलपीटी के लिए कि आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस भी ऑफिस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। वो आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तभी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे तब जब आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो स्टेट के उस ऑफिस की लैंग्वेज आपको आती होगी, और ये आपका प्री और मेंस के बाद ही आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपका ये लास्ट में रहने वाला है, इसके लिए पहले आपको प्री और मेन क्लियर करना पड़ेगा। LPT will be conducted in the official local languages of the state concerned as detail। जो आपकी लैंग्वेज अपेंडिक्स आपके इतने में दी हुई है, फर्स्ट में दी हुई है, हम नीचे उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये मेंशन की है। और अगर आप लोकल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंस नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको ऑफिशियल एंड वहाँ की लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स आपको देखने को मिल रहा है, नोट देखने को मिल रहा है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड सर्टेन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका रहेगा, जो आपको ऊपर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है आप, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा इन अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश एंड सर्टेन अदर लैंग्वेजेस भी आपको ये देखने को मिलेगा। Candidates have qualified in each part of the objective test separately। तो आपको ये हर कोई यहाँ पे जो टेस्ट रखा गया है, इतने टेस्ट आपके रखे गए हैं, तो 5 इसमें रखे गए हैं, आपके 3 यहाँ रखेंगे, तो सेपरेटली सब में आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल यहाँ पे होंगे, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप यहाँ पे अप्रूव्ड होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड मेन, और 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पे
जाएगा नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका यहाँ पे, और ये मेंस और प्री दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका एग्जामिनेशन फ्री एज वेल एज मेन बी कंडक्टेड ओनली इन वेन्यूज अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल, ये आपके नीचे दी हुई है, तो वही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहा गया कैंडिडेट मे बी एलोकेटेड अ सेंटर ऑफ एग्जाम प्रीमियरली एज वेल एज मेन आउटसाइड द स्टेट ड्यूटी फॉर विच वैकेंसीज he and she is applying। तो इसका मतलब ये है कि आप का जो फ्री है वही आपको मेंस में भी दिखेगा आपको सेंटर, जहाँ मतलब फ्री के लिए जहाँ आप अप्लाई करेंगे और मेन के लिए भी अप्लाई करेंगे एज वेल एज मेन आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड वैकेंसी ही शी अप्लाई। ठीक है, सेंटर आपको ऐसे ही यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। और ये भी ध्यान में रखें, जिस ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे आप उसी ऑफिस के लिए यहाँ पे आपको सेंटर, उसी ऑफिस के अंदर आपको सेंटर देखने को मिलेगा। जैसे आपने अहमदाबाद के लिए अगर अप्लाई किया है अहमदाबाद ऑफिस के लिए, तो उसी स्टेट का आपको यहाँ पे गुजरात का जो है पूरा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अलग से आपको दूसरा स्टेट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा सेंटर के लिए। ये नीचे डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पे स्केल, बेसिक पे स्केल की अगर हम बात करें, बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पर 29,000 आपका बेसिक पे स्केल रखा गया है। तो उसके बाद ये फिर आगे कुछ चेंज होती रहेगा। तो बेसिक पे स्केल आपका यहाँ पे 29,000 यहाँ पे रखा गया है। जोन दिए गए हैं यहाँ पे ऑफिस सेंटर्स के लिए आपके अलग अलग जोन, जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन यहाँ पे दिए गए हैं। जो लिस्ट दी गई थी उस पर कौन से जो ऑफिस है वो कौन से जोन में आते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। जैसे कोलकाता आपका ईस्ट जोन पे है, अहमदाबाद आपका वेस्ट जोन पे है, नॉर्थ जोन पे आपका चंडीगढ़ आ रहा है, बेंगलुरु आपका साउथ जोन पे। तो अलग अलग जोन के यहाँ पे सेंटर्स आपको दिए हुए हैं, तो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, SC ST के लिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह उसमें यहाँ पे बात की गई है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 450 आपकी फीस रहने वाली है। 450 रुपए आपको पे करने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन बात करें अगर SC ST PWBD जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए यहाँ पे 50 रुपए आपकी फीस रखी गई है। तो जनरल, OBC एंड EWS के लिए 450 एंड अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50 रुपए फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस जो आपकी रहने वाली है। और ये आपके ऑनलाइन, और स्टाफ जो रहेगा उसके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं देखने को मिलेगी। जो भी RBI के अंदर जॉब कर रहे हैं वो अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई है और ये आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। और ये रिजर्वेशन की गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे SC ST OBC के लिए अलग रिजर्वेशन आपका रहता है, EWS कैंडिडेट्स के लिए अलग रिजर्वेशन रहता है। तो सबके लिए अपनी अपनी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। जैसे EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कहा गया है कि इनको भी जो अपना, अगर जो भी कैंडिडेट्स OBC के अंदर आने का दावा कर रहे हैं कि हम OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उन सभी को अपना जो इनकम फॉर द फाइनेंशियल, अपना इनकम जो है वो शो करना है। 2024 से 25, 23 से 24 और 22 से 23 का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे आपको शो करना होगा। ठीक है, जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पे शो करना होगा। और 1 अप्रैल 2025 से पहले जो बना हुआ हो आपका, 1 अप्रैल 2025 से पहले आपका वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उसके बाद वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। तो 2025 1 अप्रैल से पहले का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्रूव किए जाएंगे कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। EWS के लिए भी मांगा गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड वैलिड फॉर ईयर 2025 to 26 के लिए आपका, तो आपको भी अपना EWS का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे शो करना होगा। डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे चीजें दी हुई है, अलग अलग लिस्ट यहाँ पे रहने वाली है आपके, और ये आपके कुछ बेंचमार्क यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको नीचे देखने को मिलेगी। स्क्राइब के लिए कहा गया है कि डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर, जिनको 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है तो उसके लिए जो स्क्राइब का प्रोसीजर रहेगा वो अलग रहेगा, एंड जिनकी 40% से कम है उनके लिए स्क्राइब का प्रोसीजर अलग रहेगा। तो स्क्राइब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में दी हुई है चीजें, जो भी आप स्क्राइब के साथ जाने वाले हैं या स्क्राइब आप यूज करने वाले हैं तो इन चीजों को समझ लें, पढ़ लें, जो RBI की तरफ से गाइडलाइन आपको दी गई। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है आपकी।
ये आपका रहेगा एप्लीकेशन का प्रोसीजर कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है और अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपका फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर आपका स्कैन होना चाहिए बढ़िया तरीके से और उसको आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और फोटोग्राफ और जो गाइडलाइन फॉर फोटोग्राफ सिग्नेचर कैन अपलोड, स्कैन एंड अपलोड, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट डालेंगे एंड जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज़ वो जो आपके मार्क्स वगैरह रहेंगे वो फॉर्म में फिल होंगे। ये टोटल आपका पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले का आपका प्रोसीजर ये रहने वाला है। अप्लाई करने से पहले यहाँ से फिर आपका एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे कैसे फिल करेंगे। एंड लास्ट में आपका पेमेंट रहेगी। तो पहले आप अप्लाई करेंगे, देन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट लगेगी। यहाँ पे ये आपके कुछ जनरल रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए। मैंने बात करी जैसे कि आपका जो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई वैकेंसी इन वन ऑफिस ओनली विल हैव टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन टेस्ट प्रीमियर जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट रहेगा या आपका मेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। प्री और मेन टेस्ट के लिए यहाँ पे विद इन द सेम स्टेट फॉर द ऑफिस दे हैव अप्लाइड फॉर, ठीक है। अब एग्जांपल ले लिए, जैसे आपका कैंडिडेट अप्लाइंग टू अहमदाबाद ऑफिस, तो ये अहमदाबाद के ऑफिस के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो गुजरात में ही होगा। ये भी आप ध्यान में रखें। जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट के अंदर आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, अलग सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपने कहीं और अप्लाई किया हुआ है और आपको सेंटर कहीं और आप सोच रहे कि हमारे सेंटर में ये देखने को मिलेगा, नहीं। तो ध्यान में रहिए, जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई करें आपका उसी स्टेट के अंदर आपका एग्जाम सेंटर भी आएगा। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके मेंस के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, प्री के लिए आपका कितना टाइम मिलने वाला है। अब कुछ चीजें और हैं, ये आपके कुछ डिटेल में चीजें हैं। ये आपकी गाइडलाइन देने वाले स्कैनिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या गाइडलाइन आपकी रहेगी, कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उसके लिए गाइडलाइन दी हुई है। टोटल चीजें यहाँ पे दी गई, डॉक्यूमेंट आपको कैसे आप डालने हैं, कैसे आपको स्कैन करना है। अब बात कर लेते हैं ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे जो आपका रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफिस है एंड लोकल लैंग्वेजेस आपकी दी हुई है। जैसे अहमदाबाद के लिए गुजराती चाहिए, बेंगलुरु के लिए आपको कन्नड़ आनी चाहिए, भोपाल के लिए हिंदी आनी चाहिए, भुवनेश्वर के लिए उड़िया यहाँ पे आनी चाहिए, चंडीगढ़ के लिए आपको पंजाब और हिंदी मांगी गई है, और चेन्नई के लिए आपको यहाँ पे तमिल आनी चाहिए, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, ठीक है, इंग्लिश ये भी आपकी चल सकती है। वैसे ही बाकी स्टेट्स के लिए बाकी जो ऑफिसेज हैं आपके, जैसे हैदराबाद के लिए यहाँ पे तेलुगु दी गई है, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए आपका उर्दू चल जाएगी, हिंदी या कश्मीरी, इनमें से एक आपको आनी चाहिए। कानपुर एंड लखनऊ के लिए आपको हिंदी मांगी गई है, कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली यहाँ पे आपकी चल जाएगी, मुंबई के लिए आपकी मराठी या कोंकणी आपकी यहाँ पे चल जाएगी, नागपुर के लिए आपको मराठी या हिंदी मांगी गई है, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए आपको हिंदी और मैथिली यहाँ पे आनी चाहिए, दोनों में से एक भाषा आपको आनी चाहिए। तिरुवनंतपुरम के लिए यहाँ पे मलयालम आपको मांगी गई है। तो ये लोकल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि आपका जब एलपीटी होगा तो आपको एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपकी रहती है वो तो आनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपको लोकल लैंग्वेज में भी वहाँ पे प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ये आपके लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल एज मीडियम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस, ये आपका मीडियम रहेगा एग्जामिनेशन का। अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में देखने को मिलेगा। बेंगलुरु ऑफिस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी ऐसे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका मीडियम रहेगा एग्जामिनेशन का। जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज देख लें कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो किस मीडियम में, किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पूरी डिटेल है तिरुवनंतपुरम तक की कि पूरे कौन कौन से लैंग्वेजेस में आपका ऑफिस यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स की। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद के लिए जो आपका प्री है यहाँ पे आपका अहमदाबाद दिया हुआ, गांधीनगर दिया हुआ, महसाना दिया हुआ, राजकोट, सूरत, यहाँ पे वडोदरा, यहाँ पे आपका सेंटर रहने वाला है। मेंस के लिए अलग सेंटर अलग है, जिसने प्री दिया है वही मेंस का भी सेम सेंटर रहेगा। प्री और मेन के लिए आपका सेंटर सेम रहेगा,
जहाँ आपका प्री होगा वहीं आपका मेन भी रहेगा, जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसी स्टेट के अंदर आपका सेंटर आएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। तो प्री का सेंटर भी उसी स्टेट के अंदर रहेगा और मेंस का सेंटर भी उसी स्टेट के अंदर रहेगा। मेंस के लिए भी यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे ही बेंगलुरु के लिए यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं। तो हर किसी के लिए यहाँ पे प्री और मेन के सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे बेंगलुरु के लिए दिया हुआ है भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं चेन्नई, और ये घटती बढ़ती रहती है संख्या, जो संख्या है आपके, नंबर है यहाँ पे आपके, तो नंबर यहाँ पे आपके घटते बढ़ते रहते हैं। घटते बढ़ने का मतलब ये प्री के लिए थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपके सेंटर्स हैं, लेकिन मेंस के सेंटर आपको थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। तो प्री के लिए आपके यहाँ पे संख्या ज्यादा है। जैसे हैदराबाद के लिए दिया हुआ है, जयपुर के लिए आपको दिया हुआ है, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम। लास्ट हमारा रहने वाला है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम। ये यहाँ के प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आपके ईमेल एड्रेसेस हैं। अगर आपको कुछ ईमेल वगैरह करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके अपेंडिक्स दिए जो ऊपर हमने डिस्कस करा था कि किस चीज के लिए आपका, अगर आपको कुछ जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मांगा गया है, तो आपको जो कास्ट वाले सर्टिफिकेट वाले जो लोग हैं वो उसको देख लें ध्यान में। EWS के लिए अलग दिया हुआ है, SC ST के लिए अलग, तो ये अपेंडिक्स नीचे दिए हुए हैं। सारी जो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ दी हुई है। तो हमने बहुत डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लिए हैं, ठीक है। बाकी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, एज क्राइटेरिया, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। 650 पदों पे आपके असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 8 मार्च से पहले इस फॉर्म के लिए इसके लिए आप अप्लाई कर लें। जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो 11 अप्रैल को प्री और मेंस आपका रहने वाला है 7 जून को, और ये डेट आपकी चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपकी डेट यही रहने वाली है। तो जो भी इसकी तैयारी करेंगे, जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए RBI में जॉब करना, वो 8 मार्च से पहले इसको फिल कर लें। उसके बाद आपका करेक्शन विंडो बाद में ओपन होगी, ये RBI की तरफ से कहा गया है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है कि कब ओपन होने वाली है। तो 8 मार्च के बाद ही आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन की जाएगी, उससे पहले ओपन नहीं होगी। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन का जो आपको लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉर्म के लिए अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।